अध्याय 11। हरी खुबानी का स्वाद। मुर्गे के घंटे की शुरुआत में राजकुमार हाथ तय समय के अनुसार वोंग परिवार के घर आया। चांद अभी अभी पूर्व दिशा से उदय हुआ था। फूलों की झाड़ी झुक गई थी और उसकी छाया जमीन पर पड़ रही थी। वोंग वान झील के किनारे वोंग परिवार के बगीचे के बीच में तान गुयत नेन फोंग पोर्च पर उसका इंतजार कर रहा था। हल्की हवा में उसने देखा कि वोंग वान अकेला खड़ा था, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए। चांद की रोशनी पत्तियों के बीच से चमक रही थी, मानो वह अपनी सफेद शर्ट पर हजारों पत्तियों का रेखाचित्र बनाने के लिए पीली स्याही का इस्तेमाल कर रहा हो। उसका चेहरा पीली चांदनी के पीछे छिपा हुआ था। हुआंग जीहे की ओर देख रहा था, जो धीरे धीरे झील की ओर चल रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। अचानक उसे एहसास हुआ कि दूसरी पार्टी भी उतनी ही झिझक और बेचैनी में थी जितनी वह थी। हुआंग जीहे ने अचानक महसूस किया कि उसका साहस बढ़ गया है। उसके सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से वह भयानक प्रतिद्वंद्वी नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। इसलिए हुआंग जीहे तेजी से चला। जब वह उससे केवल 3 कदम दूर था, उसने अपने कपड़े ठीक किए और अभिवादन में झुक गया। युवा मास्टर वांग। वोंग वान ने उसे गहराई से देखा। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया। हुआंग तुहा ने सीधा होकर सम्मानपूर्वक पंखा उसके सामने लाया। मुझे पहले पंखा उधार देने के लिए धन्यवाद। आज मैं इसे वापस कर दूंगा। तभी वह मुस्कुराया, अपना हाथ उठाकर पंखा पकड़ लिया और उसे सहलाया। फिर पूछा, आज तुमने इसे मुझसे क्यों नहीं छुपाया? उसने धीरे से उत्तर दिया, सिर छिपाने से पूंछ दिख जाती है। इसका क्या फायदा? वोंग वान के होठों के कोने पर मुस्कान उभर आई। वह वाकई एक कुलीन परिवार का वंशज था, जिसका व्यवहार शांत था। हालांकि वह अंदर से दुखी था, लेकिन उसकी मुस्कान में सिर्फ मजाक की झलक थी। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो शायद अब तक हम पति पत्नी बन चुके होते। लेकिन आज पहली आधिकारिक बैठक में यह कुछ इस तरह हुआ। उसकी कोमल आवाज में उपहासपूर्ण और व्यंग्यात्मक लहजा सुनकर हुआंग तुहा ने जवाब देने से परहेज किया। उसने अपना सिर झुका लिया, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। केवल धीरे से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि राजकुमार वांग को मेरी असली पहचान का एहसास कब हुआ? उसने उसे गौर से देखा, फिर धीरे से जवाब दिया, जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे लगा कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखती हो जिसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। लेकिन उस समय मैंने पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तुम्हारी स्थिति क्वी वोंग महल के एक नपुंसक की थी। बाद में उसने महारानी का भंडाफोड़ किया और वोंग नूह के मामले को सुलझाया। मैंने तुरंत सोचा कि वह वही व्यक्ति होना चाहिए जिसके बारे में मैं हमेशा से सोचता रहा हूँ। राजकुमार हा ने अपने होंठ काटे और फुसफुसाए, पिछली घटनाएं मेरी ही गलती थी। युवा स्वामी, आज मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरी पिछली गलतियों के लिए माफ कर देंगे। इस जीवन में हुआंग तुहा आपके लिए इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। मैं आपको फिर से मेरे कारण शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वोंग वान को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी शांति से अपनी गलती स्वीकार कर लेगी। वह दंग रह गया। उसका ठंडा चेहरा भी थोड़ा नरम पड़ गया। बहुत देर तक उसके झुके हुए चेहरे को देखते हुए आखिरकार उसने आह भरी, उस व्यक्ति के लिए तुम्हें अपने परिवार को क्यों मारना पड़ा? मुझे नहीं। उसकी छाती में ऐसा दर्द हो रहा था मानो किसी ने कोई पुराना घाव चीर दिया हो। राजकुमार हा ने दर्द को दबाने की कोशिश की और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे असली अपराधी को पकड़ने और अपना नाम साफ करने के लिए अदालत की ताकत उधार लेने के लिए एक आदमी का भेष धारण करके हजारों मील की यात्रा करके राजधानी जाना पड़ा। वोंग वान काफी देर तक चुप रही और फिर बोली, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लगता है कि भगवान लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। कृपया दुखी मत होइए, युवा महिला।
उसने अपने होंठ काटे, चुपचाप सिर हिलाया और अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। उसका पीला चेहरा देखकर, लेकिन फिर भी जिद्दी होकर अपने होठों को काटते हुए, उसके दिल में अचानक एक जटिल भावना पैदा हुई और वह खुद को उससे धीरे से कहने से नहीं रोक सका, वास्तव में मैंने कभी नहीं माना कि तुम ही अपराधी हो। पहले तो मैंने सोचा कि वह अपने पिता के पुराने मित्रों के यहाँ शरण लेगी, इसलिए मैं कई बार उसके पिता के परिचित के घर पूछताछ करने गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अप्रत्याशित रूप से वह अचानक रूपांतरित हो गई और क्वी के राजा के पास एक हिजड़ा बन गई। यह भी एक संयोग है, रास्ते में कुछ हुआ और मेरी मुलाकात राजा क्वी से हो गई। जिया ने एक शर्त रखी, अगर मैं उनकी एक समस्या को सुलझाने में मदद कर सकती हूँ, तो वह मेरा नाम साफ करने में भी मेरी मदद करेंगे, फैसले को पलटने के लिए मुझे वापस थुक ले जाएंगे। हुआंग तुहा ने अपनी आंखें नीची कर ली और दुखी होकर कहा, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस मामले को आपने मुझसे हल करने के लिए कहा था वह आपकी शादी थी, और यह आपकी हवेली के गुप्त मामलों से भी संबंधित था। यह भी अपरिहार्य है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, वोंग वान ने कहा और फिर आह भरते हुए कहा, आज सुबह जब मैं गुलदाउदी के साथ खेल रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे। उसे इतना सहनशील देखकर कि उसने पहले अपनी गलती भी स्वीकार कर ली, राजकुमार हा को अचानक दोषी महसूस हुआ। वे दोनों पोर्च के नीचे कम बेंच के दोनों ओर घुटनों के बल बैठ गए, एक दूसरे के सामने। चारों तरफ हवा चल रही थी, भाप ठंडी होकर ऊपर उठ रही थी। कमरे में रोशनी बाहर की लहरों पर प्रतिबिंबित हो रही थी, झिलमिला रही थी और जगमगा रही थी। वोंग वान ने पिछले विषय को जारी नहीं रखा, बल्कि उसे आमंत्रित करने के लिए कुछ स्नैक्स रखे। पिछली बार जब तुम मेरे घर आई थी, तो मैंने देखा कि तुम्हें चेरी पाई बहुत पसंद है। चेरी का मौसम अब खत्म हो गया है, इस खुबानी केक को आजमाएं। हरे खुबानी केक को एक सफेद चीनी मिट्टी की प्लेट पर रखा गया है, जिस पर कुचला हुआ गुलाब जैम छिड़का गया है। गहरे लाल रंग के साथ हरा रंग वास्तव में सुंदर लग रहा है। जैम की मिठास और खुबानी के खट्टेपन ने मिलकर एक बेहतरीन स्वाद पैदा किया, जिससे एक बेहतरीन एपेटाइजर तैयार हुआ जो किसी और जैसा नहीं था। यह देखकर कि हुआंग तुहा को यह डिश पसंद है, वोंग वान ने केक की प्लेट उसके सामने धकेल दी और उदासीनता से कहा, लड़कियों को अक्सर खुबानी खाना पसंद होता है, लेकिन यह फल वास्तव में बहुत खट्टा है। इसे खाने योग्य बनाने के लिए इसमें बहुत सारा शहद मिलाया जाना चाहिए। हुआंग तुहा ने देखा कि उसके मन में छिपा हुआ मतलब था, इसलिए वह रुक गया और ऊपर देखने लगा। उसने उसे घूरते हुए धीरे से कहा, अगर शहद नहीं है, लेकिन तुम खाने के लिए खुबानी तोड़ने पर जोर देती हो, तो क्या तुम दुख नहीं मांग रही हो? हुआंग तुहा ने अपनी आंखें नीची कर ली, अपने होठों को काटा और कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, यह ऐसा है जैसे लोग पानी पीते हैं, चाहे गर्म हो या ठंडा, यह आप पर निर्भर करता है। बाहरी लोग जो शराब नहीं पीते, वे शायद इसे महसूस नहीं कर सकते। वोंग वान ने थोड़ा मुस्कुराकर कुरकुरी कटी हुई मछली की एक और प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। चांद की रोशनी पानी पर चौड़ी खुली खिड़की से सीट के चारों ओर झिलमिला रही थी। हुआंग तुहा उसके सामने बैठा था, मुस्कान को इतने करीब से देख रहा था, उसका दिल सैकड़ों विचारों से भर गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे शुरू किया जाए। उसने कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन जो शब्द वह कहना चाहती थी, वे उसके गले में ही गायब हो गए। अंत में वह केवल अपना सिर नीचे करके खाने पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक कर सकी। वोंग वान उसके सामने बैठा था, वह भी चुपचाप उसके झुके हुए चेहरे को देख रहा था। वह अभी भी वही जवान लड़की थी जिसे उसने 3 साल पहले देखा था, केवल मोटा और युवा रूप गायब हो गया था,
और उसके जिद्दी चेहरे के भाव दिखने लगे थे। प्रत्येक चेहरा अलग था। 3 साल पहले वह 14 वर्ष की थी और वह केवल 16 वर्ष का लड़का था, जो अपनी प्रसिद्ध, प्रतिभाशाली और सुंदर मंगेतर का चेहरा देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन बहुत शर्मीला था। उसे उस पर एक नज़र डालने की हिम्मत करने से पहले किसी और को अपने साथ महल में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करना पड़ा। यह वसंत की दोपहर थी। उसने 3 परत वाली चांदी गुलाबी रेशमी पोशाक पहनी हुई थी। उस पर सफेद शर्ट पर बैंगनी बादल के फूल, कुछ गहरे, कुछ हल्के, कढ़ाई किए हुए थे। वह गलियारे के अंत में महल की नौकरानियों के एक समूह के पीछे थी, लेकिन वह किसी और की तुलना में अधिक दुबली और फुर्तीली थी। वह अपनी आंखें उस पर टिकाए रहा, पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इस अनमोल अवसर को खोने के डर से। जब तक वह दालान के अंत तक नहीं पहुंची, तब तक उसने उसे वापस मुड़ते नहीं देखा। आखिरकार वह चेहरा जिसकी उसने अनगिनत बार कल्पना की थी, उसकी आंखों के सामने आ गया, जैसे रात के आसमान में अचानक पटाखे फूट पड़े हों। उस वसंत की दोपहर का चेहरा उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गया था, मानो सबसे तेज धारदार ब्लेड से उकेरा गया हो, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। फिर भी जिस लड़की के बारे में वह 3 साल से सोच रहा था, उसने उसे सबसे अपमानजनक और घातक चोट पहुंचाई थी। उस दौरान वह करवटें बदलता रहा, ठीक से खा नहीं पाया और न ही सो पाया। उसने केवल उस चेहरे की रूपरेखा देखी जो उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गई थी। खून बह रहा था, पपड़ी बन रही थी, और अंत में एक ऐसा निशान छोड़ गया था जिसे मृत्यु तक मिटाया नहीं जा सका। वह सोचता रहा, लेकिन समझ नहीं पाया कि आखिर समस्या क्या है। आखिर क्यों वह व्यक्ति जिसका वह 3 साल से इंतजार कर रहा था, खिलते हुए ऑर्किड जैसी खूबसूरत मंगेतर, ने उसे इतना बड़ा अपमान दिया, व्यक्तिगत रूप से उसकी उस उम्मीद को कुचल दिया जो उसने इतने लंबे समय से संजोई थी। अपने सामने हुआंग जीहे को घूरते हुए, 3 साल के इंतजार के बारे में सोचते हुए जो धुएं में उड़ गए, वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह ही मास्टरमाइंड थी जिसने उसे और उसके पूरे परिवार को शर्मिंदा किया था। लेकिन एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि कैसे आगे बढ़ना है। उसकी नज़र को महसूस करते हुए हुआंग जीहे को लगा जैसे उसकी छाती को दबाया जा रहा है। बेहद असहज, उस घुटन भरे एहसास ने उसके दिल को भारी कर दिया। उसने धीरे से अपने हाथ में चीनी मिट्टी का प्याला टेबल पर रख दिया, अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, माफ करना। दरअसल मैं भी यंग मास्टर से इस मामले को शांतिपूर्वक हल करने के लिए चर्चा करना चाहती हूँ। बाहरी लोगों को डराने की कोशिश न करें, हम दोनों इसे खुद ही हल कर सकते हैं। हल? तुम्हारा क्या मतलब है? वोंगवान ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा। होआंग तुहा ने अपने होंठ सिकोड़े और उसकी ओर देखा। बहुत देर बाद वह कुछ शब्द कह पाया। मेरा मतलब है, सगाई रद्द कर दो। वोंगवान की खूबसूरत फीनिक्स जैसी आंखें उसे घूर रही थी, मानो उसके शरीर में छेद कर देना चाहती हों। जब उसने सोचा कि उसका गुस्सा फूटने वाला है, तो वोंगवान ने अचानक खिड़की के बाहर झुके हुए चांद से नजर हटा ली और शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हारे साथ सगाई रद्द नहीं करूंगा। मेज पर रखा उसका हाथ अनजाने में मुट्ठी में बंद हो गया। वह अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा था, लहराते फूलों की छायाओं के बीच से बहती रात की हवा को देख रहा था, खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, और आखिरकार उसकी उदास अभिव्यक्ति धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसने उनकी धीमी आवाज सुनी, जैसे कि वह फुसफुसा रहे हों, यहाँ तक कि अजीब तरह से कोमल। राजकुमार, हाँ, यह युवती मेरी पत्नी है, जिसके साथ मैंने उचित विवाह संबंध और समारोह के साथ विवाह किया है। विवाह प्रमाण पत्र मेरा साक्षी है। चाहे तुमने कोई भी अपराध किया हो, चाहे तुम कहीं भी हो, जब तक मैं सगाई तोड़ने के लिए सहमत नहीं हो जाती, तब तक इस जीवन में तुम केवल मेरी हो।
और किसी की नहीं। शब्द बहुत कोमल थे, लेकिन इनसे हुआंग तुहा की छाती में ऐसा दर्द हुआ मानो उसे अभी अभी कोई भारी झटका लगा हो। प्रिंस हा ने आश्चर्य से ऊपर देखा। लहरों और टिमटिमाती रोशनी के बीच उसका चेहरा अभी भी बेहद कोमल और शांत था, लेकिन उसे लगा कि पूरी दुनिया उथल-पुथल में है। उसकी छाती में ऐसा लगा जैसे वह गर्म खून से भर गई हो, और उसका दिल अचानक तनावग्रस्त और डरा हुआ महसूस हुआ। उसने शांत होने के लिए एक सांस लेने की कोशिश की और धीरे से कहा, धन्यवाद, राजकुमार, इतना प्यार करने के लिए। लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि इस जीवन में मैं कभी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा हो पाऊंगा या नहीं। इसलिए मैं आपको देर करने की हिम्मत नहीं कर सकता, नहीं मैं आपको इंतजार करने के लिए परेशान करने की हिम्मत कर सकता हूँ। आखिरकार युवा मालिक सबसे बड़ा बेटा है और उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। अगर मैंने वांग परिवार का कारोबार बर्बाद कर दिया, तो राजकुमार हाँ अपने जीवन के बाकी समय में कभी भी चैन से नहीं सो पाएंगे। यह सुनकर वह बस मुस्कुराया और उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, वो परिवार तुम्हारा समर्थन करेगा और तुम्हारा नाम साफ करने में तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। मैं भी उस दिन तक इंतजार करूंगा जब आप सच्चाई स्पष्ट कर देंगे। राजकुमार हा ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से मना कर दिया। लेकिन मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। अब मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। मैं अब सामान्य लड़कियों की तरह भाग्यशाली और शांतिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं कर सकता। यह जीवन काल। मुझे डर है कि तुम्हारा और मेरा साथ रहना किस्मत में नहीं है। कृपया राजकुमार वांग, कोई दूसरा रिश्ता चुन लो। राजकुमार हा, मुझे तुम पर शर्म आएगी। वांग युन की आंखें चमक रही थी, उसे देख रही थी, मानो वह उसके विचारों को समझना चाहता हो। राजकुमार हा ने भी उसे देखा, चुपचाप अपने होंठ काटे। काफी देर बाद उसने उसे बहुत धीरे से कहते सुना, मानो आह भर रहा हो, राजकुमार हा, आपने इतने सारे उचित कारण बताए हैं। क्या आपको लगता है कि मैं आपके विचारों को नहीं समझ सकता? उसकी हृदय को झकझोर देने वाली निगाहों के सामने हुआंग तू हा को अचानक रोंगटे खड़े होने लगे। ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह घिर गया है और भागने में असमर्थ है। वह उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई, बस चुपचाप अपना सिर नीचे करना जानती थी। उसकी पलकों पर पानी का प्रतिबिंब प्रकाश से परावर्तित हो रहा था। उसकी आवाज अभी भी कोमल और धीमी थी, वास्तव में तुम अभी भी उस वुतुयेन आदमी के बारे में सोचती हो, है ना? हुआंग तू हा ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कोई जवाब नहीं दिया। हर कोई उसके प्रेम जीवन के बारे में जानता था, इसलिए इसे छिपाना और नकारना बेकार था, इसलिए वह चुप रही। कभी-कभी मैं भी बहुत असहाय, बहुत दर्दनाक महसूस करता हूँ। वह उसे घूरता रहा, उसकी आंखों में गुप्त रूप से आग जल रही थी। मेरी मंगेतर एक आदमी से प्यार करती थी, जिसके कारण ऐसी चौंकाने वाली घटना हुई, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वह आदमी मैं नहीं हूँ। क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा है? राजकुमार हा ने अपना सिर झुकाया और कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है कि बात यहाँ तक पहुँच गई। कृपया राजकुमार, कोई दूसरी कुलीन महिला चुन लो और इस बदकिस्मत व्यक्ति को त्याग दो। राजकुमार हा, मैं अगले जन्म में सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगला जीवन? मुझे उस भ्रामक परलोक की क्या आवश्यकता है? जो आवाज पहले कोमल और नरम थी, उसमें अब ठंडक घुल गई थी। राजकुमार हा, आपको अब अपने शब्दों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो, चाहे दुनिया का अंत हो, स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, भले ही तुम मर जाओ, तुम फिर भी मेरी हो। उसकी आवाज ठंडी थी, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। हुआंग तुहा जानता था कि उसकी दलील बेकार थी।
लेकिन वह नहीं जानती थी कि और क्या करना है, इसलिए उसने उसके सामने गहराई से झुककर धीरे से कहा, कृपया राजकुमार हाँ को माफ कर दें, क्योंकि उसे अभी भी अपने माता पिता के भारी खून के कर्ज को वहन करना है, और वह बड़ा बदला जो अभी तक चुकाया जाना बाकी है, वह एक बेटी की भावनाओं से परेशान नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि राजकुमार वोंग समझेंगे। इसके साथ ही वह खड़ी हो गई और सीधी चलने लगी। उसने अपने कान के पास हवा के बहने की आवाज सुनी। उसका हाथ कसकर पकड़ा गया। यह वोंग वान था। उसने उसका पीछा किया और उसकी कलाई पकड़ ली। वह चौंक गई। अचानक उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। केवल एक जोड़ी आंखें आग की तरह जलती हुई उसे घूर रही थी। होआंग तुहा ने अचानक महसूस किया कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, उसकी पीठ दीवार से दब गई। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह व्यक्ति, तुम मेरी मंगेतर हो, फिर भी तुम्हारे विचार केवल उसी व्यक्ति के बारे में हैं? उसने उसके कंधों को पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। अपनी आवाज को जितना संभव हो उतना कम करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने गुस्से को रोक नहीं सका। उसका चेहरा, जो हर दिन वसंत की हवा की तरह ताज़ा था, अब एक तूफान में बदल गया था। उसकी आंखें उसके दिल को तेज हवा और बारिश की तरह छेद रही थी, जिससे वह अचानक पहले से कहीं ज्यादा आहत और कमजोर महसूस कर रही थी। अगर यह वो तुयेन के लिए नहीं होता, तो इस वसंत में वे पति पत्नी बन गए होते। अगर यह दर्दनाक त्रासदी नहीं होती, तो शायद इस जीवन में उसका हाथ थामने वाला यह आदर्श पति होता, सुंदर, सौम्य और एक कुलीन परिवार से। शायद वह भी उसके साथ तालमेल बिठाकर, अपनी भौहें ऊपर उठाकर उसके साथ बूढ़ी हो सकती थी। लेकिन अब उसे केवल अपने सीने में डर महसूस हो रहा था, और उसे अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ने की पूरी कोशिश करनी पड़ रही थी। सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन वह फिर से नीचे झुका। उसकी गर्म सांसें उसके कान में बह रही थी। उसने उसे धीरे से पुकारते हुए सुना, प्रिंस हा। उसकी थोड़ी कर्कश आवाज उसकी नरम सांसों के साथ मिलकर उसके गालों पर फैल गई, जिससे एक ऐसा आभास हुआ कि लोग कांप उठे। उसने उसे दीवार से सटाया, अपना सिर नीचे किया और उसके होठों को चुमा। एक पल में उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना बह रहा है। राजकुमार हा ने अपने दांत पीस लिए और उसे दूर धकेलने के इरादे से अपना हाथ ऊपर उठाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी कमीज के सामने के हिस्से को छूतीं, बाहर से किसी ने अचानक खुले दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी और फुसफुसाया, युवा स्वामी, क्वी वोंग पैलेस से एक पत्र आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह नपुंसक डोंग सुंग कंपनी के लिए है। ऐसा लग रहा था कि वांग यून अचानक जाग गया। उसने उसका कंधा छोड़ा, 2 कदम पीछे हटा, एक पल के लिए ठिठक गया, फिर दरवाजे से बाहर देखा। आसमान पहले ही काला हो चुका था। यह लगभग कर्फ्यू का समय था। शाही महल में भी महत्वपूर्ण मामलों या गंभीर बीमारियों को छोड़कर कोई भी आम तौर पर स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता था। वांग यून को लगा जैसे वह अभी अभी किसी सपने से जागा हो। उसने आह भरी, फिर नीचे की मेज पर बैठ गया और धीरे से कहा, इसे अंदर ले आओ। होआंग तुहा दरवाजे के सहारे झुका हुआ था। उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। उसका मन भय से चक्कर खा रहा था। उसे लिफाफा लेने, उसे खोलने और उसके अंदर से लहरदार फूलों वाले कागज के टुकड़े को निकालने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। पत्र बड़े करीने से मोड़ा हुआ था और बहुत मोटा लग रहा था। उसने उसे खोला तो उसमें एक खाली कागज का टुकड़ा था। उसमें एक भी शब्द नहीं था। होआंग तुहा ने उसे देखा और फिर जल्दी से उसे मोड़कर बैग में वापस रख दिया।
फिर वोंग वान की ओर देखा। राजकुमार के पास एक जरूरी काम है और उन्होंने मुझे वापस महल में बुलाया है। मुझे डर है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मेज पर वांग युन का हाथ बहुत हल्के से, लगभग अगोचर रूप से कांप रहा था। उसने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, अब उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन अपना सिर खिड़की की ओर घुमाया, ठंडी हवा में चांद को देखा। उसके होठों पर फिर से सामान्य कोमल मुस्कान दिखाई दी। उसकी आवाज कोमल और शांत थी, प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से कह रही थी, रात ठंडी और धुंधली है, सड़क पर सावधान रहें। गर्मियों की रात, आसमान साफ था, मानो धुल गया हो। हर नीला सितारा आसमान में जड़ा हुआ था। होंग तुहा ने महल में लौटने के लिए तारों की रोशनी पर कदम रखा। यकीनन ली थू बाग अभी भी अध्ययन कक्ष में पढ़ रहा था। उसके सिर के ऊपर फीनिक्स पंखों के आकार में उकेरी गई अष्टकोणीय बीम से लटकी हुई 4 लालटेनें थीं, जो दिन की तरह चमक रही थी। उसने सफेद रेशमी शर्ट पहन ली थी। शुद्ध सफेद रंग उसके शरीर पर धीरे धीरे बह रहा था। रोशनी में यह एक महान और शुद्ध हवा का उत्सर्जन कर रहा था, जैसे किसी ऊंचे पहाड़ पर बर्फ गिर रही हो। शांत रात के बीच में उस शांत और अनियंत्रित मुद्रा को देखकर होंग तुहा का दिल, जो बेतहाशा धड़क रहा था, अचानक शांत हो गया। उसने पतले पर्दे को पार किया, धीरे से उसके सामने चली गई और बैठ गई। ली थू बाक ने ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई, केवल पूछा, वांग यू को तुम पर शक है? उसने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या आप जानते हैं? पता नहीं। उसने किताब बंद करके एक तरफ रख दी। हालांकि मैंने महल में किसी से सुना है कि वोंगवान ने आपसे मिलने के लिए समय तय किया है, इसलिए मैंने आपको एक खाली लिफाफा भेजा है। होंग तुहा ने चुपचाप सिर हिलाया। एक खाली लिफाफा? अगर कुछ हुआ तो यह उसे बचा सकता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो भी उसे कोई परवाह नहीं है। यह सब तय करना उसके ऊपर है। वोंगवान पहले से ही जानता है कि मैं होंग तुहा हूँ। आखिरकार वह मेरी मंगेतर है और उसने एक बार मुझे बहुत अपमानित किया था, इसलिए संवेदनशील होने से बचना मुश्किल है। ली थू बाक शांत रहे। अगर उन्होंने होंग तुहा जैसा दिखने वाला कोई हिजड़ा देखा और उस पर ध्यान नहीं दिया, तो यह अजीब बात होगी, लेकिन बाद में यह परेशानी का सबब बन सकता है। नहीं, क्योंकि मैं इसे हल करने में आपकी मदद करूंगा। ली थू बाक ने हल्के से बात की, लेकिन उसके शब्दों में एक निर्विवाद दृढ़ संकल्प झलक रहा था। होंग तुहा ने सिर हिलाया। उसके शब्दों ने वोंगवान के दिल में बोए गए सभी भ्रम और भय को दूर कर दिया। तूफान और बारिश जिसका उसे सामना करना पड़ता, वह भी इस समय गायब हो गया। होंग तुहा ने मन की शांति के साथ अपना सिर झुकाया, मुस्कुराया। देर रात के शांत समय में दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। ली थू बाक को होंग तुहा के झुके हुए चेहरे को देखने के लिए बस ऊपर देखना था। मेज पर रखा हुआ लैंप उसके चेहरे पर हल्की गुलाबी रोशनी डाल रहा था। उसके जेड़ गाल आड़ू के फूलों की तरह लाल थे, सुंदर और कोमल, मानो बसंत चुपचाप उसके बगल में खिल रहा हो, किसी और का ध्यान नहीं जा रहा हो। उसकी पलकों पर लहरों की तरह धीरे धीरे लहराती रोशनी को देखकर उसने जल्दी से मेज की ओर देखा, ठीक उसके पहले कि वह ऊपर देखे। वहां कांच के फूलदान में लाल मछली चुपचाप सो रही थी। फिर जैसे कि चुप्पी तोड़ने के लिए ली शुबाई ने विषय बदल दिया। मैंने पहले ही कहा था, आपको मुझे स्पष्ट रूप से समझाना होगा, है ना? होंग तुहा को तुरंत याद आ गया कि आज लाई थू बाक ने गुलदाउदी के खेत में क्या कहा था। उसने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जिसे उसके द्वारा सम्मान गार्ड से बाहर निकाल दिया गया था, जिसका मतलब था कि वह गुप्त रूप से उसका विरोध करेगी और अब उसे अपना स्वामी नहीं मानेगी। तुरंत उसने महसूस किया कि वह जिस दबाव का सामना कर रही थी वह पहले से 100 गुना अधिक था और उसकी सांसें तेज हो गईं,
महामहिम मेरे स्वामी हैं, मुझे उनके प्रति वफादार रहना चाहिए। ट्रोंग हंग आन मेरा मित्र है, मुझे उसके प्रति वफादार रहना होगा। हालांकि दोनों पक्षों के प्रति वफादार रहना मुश्किल है, लेकिन त्रुओंग हंग आन ने मुझ पर एक एहसान किया है। एक दोस्त होने के अलावा मुझे उसका एहसान भी चुकाना है। इस पर सोचते हुए मुझे सबसे पहले उसकी मदद करनी होगी। तो आप दोनों के बीच का रिश्ता अधिक करीबी है और तुलनात्मक रूप से मैं अधिक दूर हूँ, है ना? ली थू बाक ने उसकी ओर देखा। हुआंग तुहा, तुम सच में वफादार हो और करीबी और दूर के बीच का अंतर जानती हो। हुआंग तुहा को अचानक अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ और जल्दी से सजगता से समझाया, राजकुमार ने मेरे लिए जो उपकार किया है वह एक पहाड़ जितना भारी है। शायद इस जीवन में हुआंग तुहा इसे कभी नहीं चुका पाएगा, लेकिन ट्रोंग हैंग आन्हे का उपकार मैं इसे चुका सकता हूँ। ली थू बाक ने उसे घूर कर देखा। उसे अभी भी आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर झुकाए हुए, चिंतित और भयभीत दिखते हुए, उसके चेहरे पर चमकती रोशनी टिमटिमा रही थी और हिल रही थी, मानो उसकी उपस्थिति को चिंता के पतले घूंघट से ढक रही हो। फिर वह हंसा। वास्तव में मुझे परवाह नहीं है कि ट्रोंग हैंग आन्ह कैसा है। मुझे यह पसंद नहीं कि तुम अकेले अभिनय करो। हुआंग तुहा ने तुरंत अपना सिर झुकाकर माफी मांगी। उन्होंने विषय बदल दिया। क्या टिएन फुक पगोड़ा में कोई प्रगति हुई है? हुआंग तुहा ने तुरंत ही आज टिएन फुक पगोड़ा में घटित हुई सारी घटना को याद किया। फिर अनुमान लगाने के लिए अपना हाथ उठाया। वह लोहे का तार लगभग 2 मीटर लंबा था, जिसका एक जंग लगा हुआ सिरा हुक की तरह मुड़ा हुआ था। दूसरा सीधा सिरा जाली जैसा लग रहा था, जो हल्का हरा था। कल सुबह मैं डाली मंदिर देखने जाऊंगा। ऐसा कहकर ली थू बाक ने फिर से उसकी ओर देखा। इसके अलावा आज मैंने डोंग जुओंग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है कि आप राजकुमारी के आसपास की अजीब चीजों की जांच करें, लेकिन वास्तव में आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि डोंग जुंग एक राजकुमारी है, लेकिन आप भी क्वी वुंग पैलेस के एक व्यक्ति हैं, राजकुमारी के अधिकार के अधीन नहीं। आपकी भागीदारी केवल दाइली मंदिर की मदद करने के लिए है, इसका राजकुमारी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर राजकुमारी कुछ भी अनुचित मांगती है तो उसे थुई थुएन ट्राम पर धकेल दे। राजकुमार हा को थुई थुआन ट्राम के लिए दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया, हाँ। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या यह है, ली शुबाई ने शांति से कहा, दामाद की दुर्घटना और जिनफू मंदिर में वेई शी मिन की मृत्यु के बीच क्या संबंध है? गुलदाउदी के खेत में जो हुआ, उसके अंदर छिपी कहानी काफी जटिल है, इसलिए शुरू से ही वह इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। हुआंग तुहा ने मन ही मन सोचा, फिर असहाय भाव से ली थू बाक की ओर देखा। उसकी आंखें मानो पूछ रही थी, क्या मैं शुरू से ही हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था? ली शुबाई ने उसके सवाल को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगलियों को मेज पर थपथपाया जैसे कि सोच रहा हो। अंत में दराज खोलने के लिए आगे बढ़ा, कागज का एक टुकड़ा निकाला और उसे दे दिया। हुआंग जीहे ने संदेह से इसे प्राप्त किया, फिर इसे ध्यान से पढ़ा। चेंगदू प्रांत के स्नातक वू जुआन पिछले महीने परीक्षा की तैयारी के लिए राजधानी गए थे। इंपीरियल अकादमी में प्रिंसिपल के रूप में काम किया। झोउ संस्कार और विविध सिद्धांत पर व्याख्यान दिया। राजकुमारी डोंग जुंग ने उसके बारे में सुना और उसे झोउ संस्कारों पर व्याख्यान देने के लिए महल में आमंत्रित किया। वू ने कई बार मना किया और हर 5 दिन में एक बार व्याख्यान देने के लिए महल में आया। होक चिन्हा, वह व्यक्ति जो नियमों का प्रबंधन करता है और इंपीरियल अकादमी में पढ़ाता है। कागज पर केवल वे कुछ पंक्तियां थी। हुआंग तुहा ने कागज नीचे रख दिया, अपने होठों को सिकोड़ लिया और बिना कुछ कहे ली थू बाक की ओर देखा। ली थू बाक ने शांति से कहा, इस मामले को लेकर सड़क पर कई अफवाहें हैं।
वुतुयेन और राजकुमारी की हवेली के बीच के रिश्ते के बारे में कुछ शब्द पढ़कर हुआंग तुहा अभी भी मुश्किल से शांत हो पाया था, लेकिन यह वाक्य सुनकर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। राजकुमारी डोंगजूंग और वुतुयेन के बारे में अफवाहें। जो अफवाहें फैलाई गई, जाहिर है बिना कहे ही चली गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह राजकुमारी के महल से जुड़ेगा। ली शुबाई ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि इत्मीनान और अहंकार से चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। उसकी नज़र कांच के फूलदान में शांति से सो रही छोटी मछली पर रुक गई। मैंने सुना है कि हालांकि वह युवा है, उसका ज्ञान बहुत ठोस है और उसके पास अक्सर पूर्वजों के कार्यों के बारे में अनोखी अंतर्दृष्टि होती है। वह लोगों के साथ व्यवहार करने और पुस्तकों का अध्ययन करने में बहुत गंभीर थे, इसलिए इंपीरियल अकादमी के प्रिंसिपल, सहायक और विद्वान सभी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। राजकुमार काफी देर तक चुपचाप लैंप के नीचे खड़े रहे। आप इसके साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? उसने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, यह शपथ भाई। हुआंग तुहा ने धीरे से उत्तर दिया। अब वो तुयेन इस बात पर जोर दे रहा है कि मैं उसके पूरे परिवार का हत्यारा हूँ, इसलिए वह मुझसे बेहद नफरत करता है। मुझे लगता है अगर हम एक दूसरे से बच सकते हैं तो हमें एक दूसरे से बचना चाहिए। एक बात है जिसके बारे में मुझे अब भी आश्चर्य होता है। ली थू बाक ने अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रख दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे उस पर रुक गईं, जैसे कि वह सोच रहा हो, वह और तुम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और तुम दोनों ने अपनी भावनाओं को कबूल कर लिया है। उसे सबसे अच्छा पता होना चाहिए कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो, तो तुम यह सोचने पर क्यों जोर दे रहे हो कि तुम ही दोषी हो? हुआंग तुहा ने उसे चुपचाप देखा। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, वो तुयेन के माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी। बाद में उसे मेरे पिता ने गोद ले लिया था। पिछले वर्ष उन्होंने थुक में शाही परीक्षा उत्तीर्ण की थी और कानून के अनुसार उन्हें दरबार द्वारा एक मकान और नौकर दिए गए थे। उसके माता पिता ने उसे वहां जाने की सलाह दी। जब वह पहले दिन वहां से गया तो सारी रात बर्फबारी होती रही। अगली सुबह मैं दौड़कर मिलने जा रहा था, तभी मैंने गवर्नर के घर के बाहर बर्फ से ढका एक आदमी देखा। करीब से देखने पर पता चला कि वो तुयेन था, जिसका चेहरा ठंड से बैंगनी हो गया था। यहाँ बोलते हुए उसकी आवाज अनजाने में कांप गई और एक लंबे समय के बाद वह इसे वापस पकड़ने में सक्षम थी और कठिनाई के साथ जारी रही। उसने कहा कि वह एक नए घर में रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था और उसे लगा कि जैसे वह एक परिवार नहीं है तो वह मेरे घर में आ जाएगा। आंखें आंसू के साथ अच्छी तरह से महसूस करती हैं, जैसे कि वह अभी भी हुआंग जी था। वह खुशी से और शांति से उस वारलॉर्ड की हवेली में रहती है, अनुपस्थित रूप से आकाश के बीच में एक बिंदु पर घूर रही थी, जैसे कि वह अपने युवाओं के सबसे सुंदर दिनों में वापस देख रही थी, जो कि वह पूरी तरह से वापस आ रही थी। और संभवत शांत स्वर में बोला, ऐसा लगता है कि वह आपके परिवार से बहुत जुड़ा हुआ है। हाँ, वह मेरे परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देता है, इसलिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता, जिसने अपनी सबसे कीमती चीज को नष्ट कर दिया। अलावा, ली थू बाक ने पूछा। उसने झिझकते हुए उसकी ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, उसकी 10 उंगलियां उसकी ठुड्डी के नीचे आपस में उलझी हुई थी। उसकी गहरी आंखें उसे घूर रही थी। इसके अलावा कुछ और भी होगा जिससे उसे लगा कि तुम ही अपराधी हो। हुआंग तुहा ने अपने होंठ काटे। काफी देर बाद उसने कांपती आवाज में जवाब दिया, पत्र। मैंने उसे एक पत्र लिखा था। कैसे लिखें? यद्यपि काफी समय बीत चुका था, फिर भी हुआंग तुहा को पत्र की विषय वस्तु अभी भी स्पष्ट रूप से याद थी। उसने धीरे धीरे सबसे महत्वपूर्ण वाक्य पढ़े।
कुछ दिन पहले लॉन्ग चाउ में मामले की जांच की गई और सच्चाई सामने आई। यह वास्तव में इसलिए हुआ क्योंकि माता पिता ने अपनी बेटी के प्रेम संबंध को रोका और उसकी शादी किसी और से करने का वादा किया। बेटी ने आधी रात को भोजन में दुहक की औषधि डाल दी, जिससे पूरे परिवार की मौत हो गई और उसने आत्महत्या करने के लिए खुद भी जहर पी लिया। बारिश के समान आंसू, आग जैसा दिल, मन ही मन सोच रहा था कि यदि हम उसी स्थिति में होते तो क्या मैं अपने परिवार को छोड़कर उस रास्ते पर कदम रख देता जहां से वापसी संभव नहीं है। किसी और को लिखे गए प्रेम पत्र को स्पष्ट रूप से पढ़ते हुए सुनकर ली शुबाई की उंगलियां, जो क्रिस्टल फूलदान को पकड़ रही थी, अनजाने में कस गईं। उन्होंने अपने हृदय में उठ रहे अंतर्मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया और धीरे से पूछा, तुमने लिखना कब शुरू किया? मेरे परिवार के मामले से 4 दिन पहले। क्या यह वही पत्र है जो वुतुयेन ने आपकी घटना के बाद सरकार को सौंपा था? हाँ, अगर मैं उस समय वह पत्र पढ़ूं, तो मैं भी मान लूंगा कि अपराधी तुम ही हो, है न? वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, उसकी आंखें चाकुओं से भी तेज थी। तुमने जो पत्र स्वयं लिखा है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है। हुआंग तुहा ने अपने दांत पीस लिए और कोई जवाब नहीं दिया। उसने खुद ही यह सब किया था और समय को वापस नहीं ला सकती थी। वह न तो समझाना चाहती थी, न ही समझा सकती थी। देर रात, पेड़ों की छाया घनी थी। बादलों ने चांद को ढक लिया था और दीपक से निकलने वाली रोशनी के प्रभामंडल से परे वे गहरे अंधेरे में लिपटे हुए थे। ली शुबाई ने कांच के फूलदान को सहलाया, उसे देखने से पहले बहुत देर तक सोचा और इत्मीनान से कहा, तुम्हारे और वू जुआन के बीच की दुश्मनी, मैं इसके बारे में पूछने में सहज नहीं हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। हुआंग तुहा ने लीथू बाग की ओर देखा। रोशनी में वह और भी ज्यादा चमकीला और ठंडा लग रहा था, जिससे वह और भी ज्यादा दृढ़ लग रहा था। उसने चुपचाप सलाम किया और जाने का इरादा किया। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, ली शुबाई ने कहा। राजकुमारी डोंग चांग और वू जुआन की तुलना में एक व्यक्ति है जिस पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। आज ताइजी पैलेस से किसी ने आपको एक संदेश भेजा है, जिसमें आपको तुरंत अंदर जाने और अपना सम्मान देने के लिए कहा गया है। राजकुमार हा ने आश्चर्य से पूछा, अभी? आज देर हो गई है, चलो कल सुबह करते हैं। ली शुबाई ने खिड़की के बाहर चांद को देखा और कहा, उसे तुमसे कुछ ढूंढना है, इसलिए तुम शायद इस समय राजधानी नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा वह जो मामला तुमसे करवाना चाहती है, वह शाही उपपत्नी गुओ और राजकुमारी तोंगचांग से संबंधित होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले को संभालने के लिए राजधानी में रहो। हाँ, उसने उसे ध्यान से, गहरी और शांत दृष्टि से देखा। हाल ही में कंसोर्ट गुओ जल्दबाजी में काम कर रही है, यहाँ तक कि राहगीर भी सिमा झाओ के इरादों को जानते हैं। रानी वांग ने आपको बुलाया है, शायद इसी बात की वजह से। सिमा झाओ ने वेई राजवंश की गद्दी हड़प ली है, यह बात सभी को पता थी। मतलब साफ है, कोई रहस्य नहीं है। हुआंग तुहा ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर उसे कहते सुना, मुझे उम्मीद है कि आप खुद जानते होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कोशिश मत करना। जब समय आएगा मैं आ जाऊंगा। उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी जिद्दी होकर जवाब दिया, मैं खत्म करूंगी। लीथू बाक ने यह सुना और अपने होठों को सिकोड़कर उपहासपूर्वक हंस पड़े। तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं पता है। अगली सुबह राजकुमार हा उठे और उन्होंने देखा कि राजकुमारी के महल से लोग उनके कमरे के सामने इंतजार कर रहे हैं। डांग जुआन मैन नामक हिजड़े ने मुंह बनाकर विनती की, हिजड़े डोंग, कृपया जल्दी करो। कल राजकुमारी ने मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था। इसे ऐसा समझो जैसे तुमने मुझे बचाया है। राजकुमार हा ने बाहर देखा और आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी?
राजकुमारी पहले से ही इसके बारे में पूछ रही है। राजकुमारी अभी तक नहीं जागी है, लेकिन अगर वह उठते ही पूछने लगे तो क्या होगा? मुझे अभी भी तुम्हें जल्दी से बुला लेना चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, हिजड़े? डांग जुआन मान की विनती भरी आंखों को देखकर होआंग तुहा के पास जल्दी से अपना चेहरा धोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर वह उसके पीछे डोंग जुआंग राजकुमारी की हवेली में चला गया। डोंग जुआंग राजकुमारी की हवेली वास्तव में जेड दीवारों और सोने की दीवारों का स्थान थी। हालांकि यह शाही महल जितना राजसी नहीं था, फिर भी इसकी छत पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, जिसमें पक्षियों को भगाने के लिए फूलों की झाड़ियों के बीच सुनहरी घंटियां लटकी हुई थी। सजावटी पैटर्न बनाने के लिए सोने और चांदी के धागों से बांस के पर्दे बुने गए थे। यहाँ तक कि हवेली की छोटी छोटी चीजें भी आलीशान आभा से भरी हुई थी। होआंग तुहा आंगन के सामने खड़ा होकर बुलावे का इंतजार कर रहा था। सुबह की धुंध अभी तक साफ नहीं हुई थी और उसके सिर के ऊपर वह अभी भी पक्षियों की चहचहाहट सुन सकता था। जब वह इधर उधर देख रही थी तो उसने अपने पास से एक नींद भरी और दुखी आवाज सुनी, हिजड़ा डुओंग भी यहाँ है। राजकुमार हा ने पलटकर देखा कि यह दाई लीतु के उप मंत्री थोई थुआन ट्राम थे। उसने मायूसी से सिर झुकाया और दाली मंदिर के 4 अधिकारियों के साथ चला गया। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद कुई चुन झान उदास होकर बगल की कुर्सी पर बैठ गई। क्या तुमने नाश्ता कर लिया है, हिजड़े? सर, मैंने अभी तक नहीं किया है। होआंग तुहा ने उसके चेहरे पर बने 5 हाथों के निशानों पर नजर डाली और शांति से जवाब दिया। नहीं, मैं। उसकी नजर को महसूस करते हुए उसने मुंह बनाया और अपना गाल पकड़ते हुए बताया, आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने गलती से जोर से आवाज की और घर पर मौजूद बाघिन को डरा दिया। नतीजतन कुई चुन झान की अपनी पत्नी से डरने वाले दुनिया के नंबर 1 आदमी के खिताब को याद करते हुए हुआंग जीहे ने बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। कुई चुन झान को भी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने फिर से समझाया, उसे भी मेरे लिए दुख हुआ क्योंकि मुझे आधिकारिक काम करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ा। वह थोड़ी देर और मेरे साथ रहना चाहती थी। दुर्भाग्य से वह यह नहीं जानती थी कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए। नपुंसक यांग, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, होआंग तुहा ने गंभीरता से उत्तर दिया। यह देखकर कि डुओंग सुंग को भी उससे सहमत है, थोई थुआन ट्राम बहुत खुश हुआ। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि एक सुंदर नौकरानी खाने का डिब्बा लेकर आ रही है। वह और भी अधिक प्रसन्न हुआ। यह बहुत बढ़िया है, चलो पहले नाश्ता करते हैं। नौकरानी मुस्कुराई, डिब्बा खोला और नूडल्स और दलिया निकाल लाई। थोई थुआन त्राम ने फिर सभी को खाने के लिए बुलाया। दांग जुआन मान ने जल्दी से सभी के लिए दलिया का एक छोटा कटोरा निकाला। थोई थुएन त्राम ने सुंदर दासी को देखा और पूछा, क्या तुम राजकुमारी की दासी हो? गुलाम थुई चाऊ ने राजकुमारी की बचपन से ही सेवा की थी। बाद में वह राजकुमारी के पीछे महल से बाहर भी गया था। फिर वह मुस्कुराई, उसकी आंखें मुड़ी हुई थी और उसके गाल सफेद थे। हालांकि उसके चेहरे के भाव बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन उसके सौम्य और सुंदर रूप ने लोगों को उसे हमेशा याद रखने पर मजबूर कर दिया। राजकुमारी ने कहा कि शायद युवा मास्टर कुई और नपुंसक यांग को महल की स्थिति का पता नहीं था, इसलिए अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बस इस नौकर से पूछिए। यह बहुत अच्छा है। मुझे चिंता है कि राजकुमारी के भवन में घर एक दूसरे के इतने पास पास है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूं। थोई थुआन त्राम ने कहा, फिर दांग जुआन मान की ओर देखा। दांग जुआन मान ने तुरंत उत्तर दिया, सेवक दांग जुआन मान, साथ ही थुई चाओ और नगोय हो मान, सभी ने बचपन से राजकुमारी की सेवा की है।
और पिछले साल राजकुमारी का महल से बाहर तक पीछा किया था। आपके महल में कितने लोग हैं? थोई थुएन ट्राम ने पूछा। दांग जुआन मान अभी भी उलझन में था जब थुई चाऊ ने जल्दी से उत्तर दिया। युवा मालिक थोई को रिपोर्ट करते हुए, राजकुमारी की हवेली में वर्तमान में 42 लोग हैं, जिनमें गृहस्वामी और उपगृहस्वामी, साथ ही 2 बड़े और छोटे राजस्व विभाग, 78 हिजड़े, 128 नौकरानियां, 247 रसोइये और नौकर लड़के शामिल हैं। कितने लोग राजकुमारी के पीछे महल से बाहर आए? उस समय वहां 78 खोजे और 36 दासियां थीं। बाकी लोगों की भर्ती आम लोगों में से की गई थी। जब सम्राट ने राजकुमारी के महल के निर्माण का आदेश जारी किया था, घोड़ों के चरवाहों, गोदाम के रखवालों और कुशल श्रमिकों सहित 10 से ज्यादा लोग थे, जो सभी पिछले साल के भीतर आए थे। थुई चाओ को इतनी स्पष्टता से बातें करते देख हुआंग तुहा ने पूछा, क्या nguyen मान को किसी से कोई शिकायत है? थुई चाओ ने एक क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, nguyen मान और मैंने हमेशा राजकुमारी की सेवा पूरे दिल से, लगन से, सावधानी से और पूरी निष्ठा के साथ की है। डांग जुआन मान को हिचकिचाते हुए, कुछ कहना चाहते हुए लेकिन रुकते हुए देखकर हुआंग तुहा ने पूछा, हिजड़ा डांग और nguyen मान दोनों आंतरिक अधिकारी हैं, क्या आप आम तौर पर कुछ पता लगाते हैं? डांग जुआन मान ने तुरंत जवाब दिया, दरअसल उस दिन इस नौकर ने उसे रसोई में जोंग बो के साथ बहस करते हुए पाया। हम यह सुनकर थोई थुएन ट्राम ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और तुरंत पूछा, उसने शेफ के साथ बहस क्यों की? डांग जुआन मान ने घबराकर जवाब दिया, नौकर को नहीं पता। जोंग बो एक रसोइया नहीं है, बल्कि वह है जो बड़े और छोटे दोनों रसोई घरों का प्रबंधन करता है, पूरे साल भोजन का ख्याल रखता है और अक्सर राजकुमारी द्वारा उसके काम में सावधानी बरतने के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। थुई चाओ ने यह देखा और तुरंत जवाब दिया, जोंग बो दामाद के घर में एक नौकर है। जब राजकुमारी की शादी हुई तो दामाद उसे साथ ले आया। इस साल मेरी उम्र 30 से अधिक हो गई है, फिर भी मैंने शादी नहीं की है। जहां तक वे लोग बहस कर रहे थे, हम सेवकों को नहीं मालूम। किसी राजकुमारी का अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति से विवाह करना स्वयं को नीचा करना कहलाता है, अर्थात उसे अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति से विवाह करने के लिए स्वयं को नीचा करना पड़ता है। बहस कर रहे हो? मेरे और वेई शी मिन के बीच? जोंग बो कल का खाना चुन रहा था। जब उसने उन्हें आते देखा तो उसने कागज नीचे रख दिया। सुंदरता के मामले में जोंग बो भी औसत है, लेकिन उसकी अत्यधिक गंभीर अभिव्यक्ति और उसके होठों पर 2 गहरी झुर्रियों ने उसका सारा आकर्षण छीन लिया है। जोंग बो ने ध्यान से याद किया, फिर सिर हिलाया। यह सच है। पीछे खड़े अटेंडेंट ने जल्दी से कलम और कागज निकाला और कुछ लिखने लगा। यह देखकर जूंग बो के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने पूछा, क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है कि वेई शी मिन की मौत से मेरा कोई संबंध है? हाँ, क्या उसे स्वर्ग द्वारा दंड नहीं दिया जा रहा है? हुआंग तुहा ने तुरंत आश्वस्त किया, मिस जोंग बो, चिंता न करें। हम हमेशा की तरह केवल वेई शी मिन की दैनिक गतिविधियों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, मिस। जैसा है वैसा ही कह दीजिए। जोंग बो अभी भी सशंकित और घबराया हुआ था, झिझकते हुए पूछ रहा था, मुझे नहीं पता। आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या आप हमें कुछ दिन पहले हुई बहस के बारे में बता सकते हैं? ओह, क्या यह ऐसा है? जोंग बो ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, स्पष्ट रूप से अभी भी असंतुष्ट। हर दिन मैं महल में ऊपर से नीचे तक खाने पीने का प्रबंध करने का प्रभारी होता हूँ, और वेई शी मिन राजकुमारी का परिचारक है। हमारे बीच अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन कोई दुश्मनी भी नहीं है। किसने सोचा होगा कि कुछ दिन पहले वह मुझे खोजने आया था और लिंगजी के बारे में पूछा था। मैंने कहा कि मेरे पास कोई नहीं है।
तो उसने बड़े और छोटे दोनों रसोई घरों के इतने सारे लोगों के सामने मुझे जोर से डांटा था। हिजड़े, बताओ, मैं दामाद के घर से आई हूँ और शुरू से ही रसोई में 20 से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी संभालती आई हूँ। इस तरह खुलेआम मुझे बेइज्जत करने का क्या मतलब है? यह सोचकर कि वह राजकुमारी का विश्वास पात्र है, मेरे पास चुप रहने और डांट सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब किसने सोचा होगा कि ओह, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो बस यही होता है। हुआंग तुहा ने फिर पूछा, चाची रसोई की प्रभारी है, वह लिंगजी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? मैं बदकिस्मत था। कुछ दिन पहले मुझे कुछ लिंगजी मिली। इस तरह की धूप बत्ती बहुत कीमती होती है। महल के नियमों के अनुसार अगर किसी अधीनस्थ के पास कोई कीमती चीज है तो उसे सबसे पहले राजकुमारी को पेश करना चाहिए। किसने सोचा होगा कि राजकुमारी शिकायत करेगी और वेई शी मिन के हाथों में पड़ जाएगी? उसने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया और सोचा कि मेरे पास अभी भी कुछ बचा होगा, इसलिए वह बेशर्मी से और मांगने आया। वह वाकई बेशर्म है। हुआंग तुहा ने पूछना जारी रखा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यह लिंगजी सुगंध कहाँ से आती है? यह मुझे एक परिचित ने दिया था। जुओंगबो ने अपना सिर नीचे कर लिया, नाराज दिख रहे थे, स्पष्ट रूप से इस विषय को जारी नहीं रखना चाहते थे। उस व्यक्ति ने वैसे भी केवल इतना ही दिया था। उसके बाद मैंने वेई शी मिन को फिर कभी नहीं देखा। अगले दिन मैंने सुना कि वह बिजली गिरने से मर गया था। मैं हैरान था और मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान भी उसके विकृत व्यवहार से नाराज हो? हुआंग तुहा ने सिर हिलाया, फिर आखिरी सवाल पूछा, तो जब वेई शी मिन की मृत्यु हुई तो आपकी चाची कहाँ थीं? वह दिन था जब क्वान दएम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूरे महल को शाकाहारी होना पड़ा। इसलिए सुबह मैं रसोई घर में गई और इस पर नजर रखी ताकि यह नमकीन भोजन में न मिल जाए। अगर राजकुमारी को पता चल गया तो क्या यह बड़ी बात नहीं होगी? क्या यह सही है, हिजड़े? थोई थुएन ट्रम ने सहजता से उत्तर दिया, यह सही है। तभी नपुंसक दौड़कर आया और घोषणा की, राजकुमारी जाग गई है, आप अंदर आकर उसे अपना सम्मान दे सकते हैं। थोई थुएन त्राम और हुआंग तुहा ने तुरंत जुओंगबो को पीछे छोड़ दिया और सीधे राजकुमारी के पास चले गए। दूर से रेशम और ब्रोकेड से सजी नौकरानियों के एक समूह को ऊंचे मंच से सुंदर ढंग से उतरते देखा जा सकता था। उनमें से प्रत्येक के हाथ चमकदार सोने से चमक रहे थे। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके हाथों में सोने की ट्रे नाश्ते के व्यंजन थे जिन्हें राजकुमारी डोंगचांग ने ले जाने का आदेश दिया था। हुआंग जीहे ने खुद से सोचा, अगर जू जिकिन यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से कहते कि सोने की ट्रे बेकार थी, चांदी की ट्रे बहुत बेहतर थी और उनका उपयोग जहर का परीक्षण करने के लिए भी किया जा सकता था। थोई थुएन ट्राम भी आश्चर्यचकित थे। यह वास्तव में एक नौकरानी द्वारा परोसी गई सोने की थाली पर कटी हुई मछली है। मैंने सुना है कि राजकुमारी के महल में सभी बर्तन सोने और चांदी से बने होते हैं। यह वास्तव में सच है, थुई चाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं महल में एक छोटी राजकुमारी थी तो एक बार चीनी मिट्टी के एक टुकड़े से मेरा हाथ कट गया था। तब से महामहिम ने आदेश दिया कि राजकुमारी के पास कोई भी चीनी मिट्टी की वस्तु नहीं आने दी जाएगी, और अब तक ऐसा ही चल रहा है। थोई थुआन ट्राम और हुआंग तुहा केवल चुप रह सके। मैंने सड़क पर अफवाहें सुनी थी कि सम्राट राजकुमारी डोंगचांग को एक गहने की तरह प्यार करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी बेटी को इस हद तक लाड प्यार करेगा। राजकुमारी डोंगचांग ने एक चमकदार लाल पोशाक पहनी थी। उसके चमकीले बाल एक ढीले बन में बंधे थे। वह उनका स्वागत करने के लिए कमरे में अकेली बैठी थी। वह बिस्तर पर सीधी बैठी थी। उसने केवल एक हेयरपिन पहना हुआ था।
यह हेयरपिन इतना शानदार और उत्तम था कि हुआंग तुहा जैसे आभूषणों पर ज्यादा ध्यान न देने वाले और थोई थुआन ट्राम जैसे व्यक्ति भी पहली नज़र में ही इसके मुरीद हो गए और अपनी नजरें इससे हटा नहीं पाए। हेयरपिन को जेड के एक ही टुकड़े से बनाया गया था, जिसे बहुत ही नाजुक तरीके से तराशा गया था, जिससे हवा में उड़ते हुए 9 फीनिक्स पंखों का आकार बना हुआ था। सबसे कीमती बात यह है कि यह जेड ब्लॉक एक दुर्लभ 9 रंग का जेड है जिसे खोजना मुश्किल है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसे किस कुशल कारीगर ने बनाया है। जेड ब्लॉक के मूल रंग के आधार पर 9 रंग के फीनिक्स उकेरे गए थे, अपने पंख फैलाए और उड़ते हुए, बेहद सजीव। हुआंग तुहा ने खुद से सोचा, यह पौराणिक 9 फीनिक्स हेयरपिन होना चाहिए। दुनिया में केवल एक ही है, इसे राष्ट्रीय खजाना कहा जाता है। वर्तमान सम्राट ने रानी को कोई उपहार नहीं दिया, बल्कि राजकुमारी डोंगजूंग के प्रति अपना अनुग्रह दिखाते हुए इसे अपनी बेटी को दे दिया। दामाद का कोई पता नहीं था। राजकुमारी ने उन्हें बैठने का संकेत दिया और कहा, कल राजकुमार घायल हो गया था। शाही चिकित्सक ने उसे दवा लगाने के लिए कहा था। मैं दवा की तेज गंध बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने राजकुमार को अगले कमरे में सोने के लिए भेज दिया। थोई थुएन ट्रम ने अपना हाथ उठाकर उस गाल को छुआ, जिस पर अभी अभी थप्पड़ मारा गया था। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी और राजकुमार के बीच का रिश्ता काफी ठंडा था। हुआंग तुहा को अचानक ली थू बच के शब्द याद आ गए। राजकुमारी डोंगजूंग और वू तुयेन के बारे में सड़क पर कई अफवाहें थी। उसने खुद को आगे सोचने से रोकने की कोशिश की, खुद को शांत किया और शांत स्वर में पूछने की कोशिश की, मुझे आश्चर्य है कि महामहिम गोई हो मान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसे पुनः दोहरा सकते हैं? राजकुमारी नाराज हो गई। बेशक मुझे कई संदेह हैं। प्रथम, वेई शी मिन ने कभी भी भूतों या देवताओं में विश्वास नहीं किया, तो फिर वह धर्म सभा देखने के लिए तिएन फुक पैगोडा क्यों आया? राजकुमार हा ने आश्चर्य से पूछा, सर, वह भूत प्रेत और देवताओं में विश्वास नहीं करता? हाँ, राजकुमारी ने विचार में अपना सिर झुकाया, फिर अपने पास बैठी दासी से पूछा, लाक बोई, क्या तुमने जो कहा वह सच है? हाँ, यह सही है। आम तौर पर वेई शी मिन को अक्सर सिरदर्द होता था। हर बार जब उसे सिरदर्द होता था, तो वह स्वर्ग और पृथ्वी को कोसता था। उसने यहाँ तक कहा कि अगर इस दुनिया में वाकई बुद्ध और बोधिसत्व हैं, तो वे जल्दी से उसके 2 औंस मांस को वापस उगा देंगे। ओह माय, संक्षेप में उसने केवल गंदी बातें ही कही। कल किसी ने कहा कि वेई शी मिन ने अक्सर बहुत अपमानजनक अपराध किया है, इसलिए उसे दंड मिला। घटना से एक रात पहले मैंने सुना कि वह और जुओंगबो रसोई में जोर जोर से बहस कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि जुओंगबो दामाद के परिवार से है। क्या उसे डांटने की बारी उसकी है? मैं उसे सबक सिखाने की योजना बना रहा था और मैंने थुई चाउ से उसे बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसने महल में चारों ओर पूछताछ की और किसी को भी उसका कोई पता नहीं चला। अप्रत्याशित रूप से अगले दिन मुझे पता चला कि उनकी मृत्यु तिएन फुक पैगोडा में हो गई है। राजकुमारी डोंगजूंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ अजीब बात होनी चाहिए। कम से कम वह व्यक्ति जो उसे तिएन फुक पैगोडा में लाया था, वह बहुत संदिग्ध है। थोई थुएन ट्राम ने तुरंत कहा, राजकुमारी ने जो कहा वह समझ में आता है। हम निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से जांच करेंगे, राजकुमारी की उम्मीदों को निराश नहीं करेंगे। उसे बिना किसी ईमानदारी के बोलते हुए सुनकर राजकुमारी डोंगजुओंग ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि राजकुमार हा की ओर देखा। आप क्या सोचते हैं, नपुंसक डोंग? मुझे अभी भी कुछ नहीं पता। शायद यंग मास्टर थोई और मुझे पहले हवेली के आसपास पूछताछ करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। राजकुमारी डोंगजूंग ने अपना हाथ हिलाया,
युवा स्वामी, कृपया पहले पीछे हटें। नपुंसक डोंग थोड़ी देर के लिए रुकेगा। 5 लोगों थोई थुआन त्राम के जाने का इंतजार करते हुए राजकुमारी डोंग जूंग इत्मीनान से खड़ी हुई और हुआंग टीहा के सामने चली गई। हुआंग टीहा ने खड़े होकर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हुआंग टीहा लंबी और पतली थी, जबकि राजकुमारी डोंग जूंग छोटी कद की थी, जो उससे आधा सिर छोटी थी। वह कुछ देर तक हुआंग टीहा की ओर देखती रही, फिर मुस्कुराई और बोली, मैंने लंबे समय से नपुंसक डोंग के बारे में सुना था। क्वी वोंग की नज़र को पकड़ने में सक्षम होना वास्तव में असाधारण आचरण है। राजकुमार हा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, आप मेरी चापलूसी कर रही हैं? मैं जो कहता हूँ वह गलत कैसे हो सकता है? राजकुमारी डोंग जूंग ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराई और खिड़की की ओर चली गई, आलस से सलाखों के सहारे झुकते हुए। क्या तुमने वह 9 अंगूठी वाला हेयरपिन देखा है जो मैंने पहना हुआ है? राजकुमार हा ने सिर हिलाया। यह सचमुच अत्यंत उत्कृष्ट है, सृजन की उत्कृष्ट कृति है। आखिरकार हिजड़े महिलाओं के मन की बात नहीं समझ सकते। हालांकि मुझे केवल अपनी उंगली हिलाने की जरूरत है और दुनिया के सभी दुर्लभ और कीमती खजाने मेरे सामने आ जाएंगे। फिर भी मेरा पसंदीदा यह 9 अंगूठी वाला हेयरपिन है। उसने अपने सिर पर हेयरपिन को धीरे से सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया और आह भरी। यह वास्तव में एक महिला का जुनून है, हमेशा यह सोचना कि जिस चीज से वह सबसे ज्यादा प्यार करती है उसका कोई संबंध होगा। हुआंग टीहा को समझ में नहीं आया कि राजकुमारी ने उससे ये शब्द कहकर क्या कहा था, लेकिन उसने कोई अधीरता नहीं दिखाई, बस सम्मानपूर्वक सुनी। कुछ दिन पहले एक रात, जब वेई शी मिन अभी भी जीवित थे, मैंने एक सपना देखा। राजकुमारी ने अपने हाथ रेलिंग पर टिकाए नीचे फूलों के समुद्र को देखा। जुलाई का मध्य था, मौसम गर्म था। वह ठंडी हवा का स्वागत करने के लिए एक ऊंचे मंच पर खड़ी थी। नीचे गुलाबी हाइड्रेंजिया फूलों की कतारें थीं, जो लहरों की तरह लहरा रही थी, जिसमें मीठी खुशबू थी। हवा से एक रेशमी हाइड्रेंजिया फूल उड़ रहा था, राजकुमारी के बालों में फंस गया, धीरे धीरे हिल रहा था। उसने उसे उतारने के लिए अपना हाथ उठाया, उसे अपनी उंगलियों के बीच रगड़ा और बुदबुदाया, मैंने एक महिला का सपना देखा जो बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उसके सिर पर कोई आभूषण नहीं था और उसके लंबे बाल जमीन तक पहुंच रहे थे। वह अंधेरे से निकलकर कदम दर कदम मेरी ओर आती हुई, उसका चेहरा जेड़ की तरह चमक रहा था, कह रही थी, मैं फान नोक नहीं हूँ, दक्षिणी क्यू राजवंश की उपपत्नी। एक पसंदीदा वस्तु है जो राजकुमारी के पास लंबे समय से है। मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी इसे मुझे वापस करने की तैयारी करेगी। यह कहने के बाद राजकुमारी डोंग जूंग अचानक मुड़ी, उसकी आवाज भी खो गई। दक्षिणी क्यूई राजवंश की उपपत्नी फान कई 100 साल पहले की एक व्यक्ति थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे वापस दे दूं। क्या क्या उसका मतलब है कि मैं भी? कृपया चिंता मत करो, राजकुमारी। राजकुमारी को डरा हुआ देखकर राजकुमार हा ने उसे सांत्वना दी। यह सिर्फ एक भ्रमपूर्ण सपना था। इस नौकर के अनुसार शायद राजकुमारी को आजकल बहुत चिंता हो रही है, इसलिए यह सपना बन गया है। क्या ऐसा है? राजकुमारी ने भौहें सिकोड़ी और बहुत देर तक सोचती रही। फिर अचानक 9 अंगूठी वाला हेयरपिन निकाला और उसके सामने ले आई। हिजड़ा डोंग, एक नज़र डालो। हुआंग टीहा ने इसे प्राप्त किया और ध्यान से देखा। हेयरपिन की पूंछ अर्धचंद्र की तरह घुमावदार है, जो 9 फीनिक्स पक्षियों के पीछे उड़ते और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, जिन पर 2 छोटे प्राचीन मुहर अक्षर उत्कीर्ण हैं, एनजीओसी नहीं। यह हेयरपिन वास्तव में दक्षिणी क्यू राजवंश की उपपत्नी फान नोक नहीं का है। राजकुमारी ने आह भरकर पूछा, क्या अब तुम्हें समझ में आया कि मैं इतनी चिंतित क्यों हूँ?
मेरे बगल में बैठे हिजड़े को कुछ हो गया, राजकुमार पत्नी भी घायल हो गई और मुझे भी। वह अजीब सपना आया। बताओ, मैं कैसे चिंतित नहीं हो सकता था। कृपया ज्यादा चिंता मत करो, राजकुमारी। यह सेवक राजकुमारी को समझाने के लिए इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की पूरी कोशिश जरूर करेगा। राजकुमारी के रवैये को देखकर राजकुमार हाँ को पता था कि कोई भी सांत्वना उपयोगी नहीं होगी, इसलिए वह केवल ये शब्द कह सकता था। राजकुमारी डोंगजूंग को यह सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई। यदि आप वेईशी मिन को मारने वाले और दामाद को घायल करने वाले हत्यारे को पकड़ सकते हैं और उसे न्याय के कटघरे में ला सकते हैं, तो मैं निश्चित रूप से उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। भले ही यह स्वर्ग से मिलने वाली सजा हो, आपको मेरे लिए स्पष्ट रूप से पता लगाना चाहिए कि मेरे बगल वाले व्यक्ति को स्वर्ग से सजा क्यों मिल रही है। राजकुमारी के दुबले पतले लेकिन मजबूत और तीखे रूप को देखकर राजकुमार हाँ मदद नहीं कर सके, लेकिन अंदर ही अंदर आह भरते रहे और जल्दी से जवाब दिया, यह इस नौकर का कर्तव्य है। कृपया चिंता न करें, राजकुमारी। यह नौकर निश्चित रूप से इस मामले की जांच करने की पूरी कोशिश करेगा। राजकुमारी डोंगजूंग को अलविदा कहते हुए राजकुमार हा इत्मीनान से अकेले ही ऊंचे मंच से नीचे चले गए। ऊपर तेज हवा चल रही थी, जिससे उनकी पहनी हुई लाल पोशाक उड़ रही थी। उसकी चौड़ी आस्तीन फड़फड़ा रही थी, जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो रही थी। उसे उन्हें उड़ने से बचाने के लिए अंदर की ओर टक करना पड़ा। जब वह आखिरी सीढ़ी से उतरी, तो प्रिंस हा ने ऊपर देखा और अचानक देखा कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे चिनार के पेड़ के नीचे की ओर चल रहा है। यह गर्मी का एक गर्म दिन था और पूरे आसमान में फूल खिल रहे थे। चिनार के पेड़ों की परत दर परत बादलों और ओस की तरह खिल रही थी। भले ही हवा शांत थी, फिर भी पंखुड़ियां नीचे गिर रही थी। चिलचिलाती धूप में फूल जो आग की लपटों में जलने वाले लग रहे थे, खुलकर खिले, फिर झड़ गए। पंखुड़ियां घनी थी, बेमिसाल खूबसूरत। पेड़ का तना महल की छत के नीचे झुका हुआ था, जिससे पास आती हुई आकृति आंशिक रूप से अस्पष्ट हो रही थी। भले ही वह उस आदमी की शक्ल सूरत को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके हाव भाव को देखना ही किसी के दिल को झकझोर देने के लिए काफी था। जैसे ही सोंग हुआंग जी ने उसका रूप देखा, उसे अपनी हथेलियों पर ठंडा पसीना महसूस हुआ। वह जल्दी से मुड़ी, एक ऊंचे बरगद के पेड़ के पीछे छिप गई और उसे देखते हुए अपने कांपने को दबा लिया। वह आदमी धीरे धीरे पास आया, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव स्याही की तरह सुंदर और गहरे थे। यह पहले महीने की पीली चांदनी से अलग नहीं थी, न तो चमकदार, न ही उदास, बस लोगों को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी। जैसे उसे लगा कि पेड़ के पीछे कोई है, उसने फूलों के बीच अपना सिर उठाया। उसकी आंखें, जो दुनिया की हर चीज को उसकी ओर झुका सकती थी। होआंग तुहा ने अनजाने में अपनी पीठ पेड़ के तने से दबा ली, जैसे कि उसे डर हो कि वह देख लेगा। उसने अपनी सांस रोकने की कोशिश की। उसे डर था कि अगर उसने सांस छोड़ी, तो उसके दिल में कुछ फट जाएगा। वो तुयेन, वह राजकुमारी के महल में क्यों था? इसके अलावा, यह आज सुबह की बात है, जब राजकुमारी और राजकुमार अलग अलग सो रहे थे। उनके पीछे से हल्के कदमों की आवाज और हरी घास की सरसराहट की आवाज आ रही थी। वह उस पेड़ के पास गया जहां वह छिपी हुई थी और उसने धीरे से पूछा, क्या यह नपुंसक अस्वस्थ महसूस कर रहा है? किसी मदद की जरूरत? तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी शर्ट का एक कोना खुला छोड़ दिया है और उसका पूरा शरीर पीछे हटने से कांप रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही है। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए, अपनी पीठ उसकी तरफ घुमाई
और अजीब तरह से अपना सिर हिलाया। वह अभी भी चिंतित लग रहा था और उसने फिर से पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? राजकुमार हाँ ने दांत पीसकर सीधा चलने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे आगे बढ़ते देखा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह उसकी आकृति को ध्यान से देखता रहा, उसके कदमों को थोड़ा लड़खड़ाते हुए देखकर उसका गला भर आया और उसने धीरे से पुकारा, आहा। ये दो शब्द उसके कानों में पड़े, एक स्वप्न की तरह। उसकी आवाज बहुत दूर के समय और स्थान से आती हुई लग रही थी, जो बिना रुके बहुत देर तक उसके कानों में लहरों की तरह गूंजती रही। उसके कदम अचानक रुक गए, एक जगह पर स्थिर हो गए। बहुत देर बाद उसने अपना सिर घुमाया और वुतुयेन की तरफ देखा। वह भी उसे घूर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति न केवल आक्रोश से भरी थी, बल्कि बेहद जटिल भी थी। उसे देखते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुराना सपना गायब हो गया है। जिस फूल को उसने खिलने के बाद से संजोया और सहेजा था, वह अब मिट्टी में मिल गया है। उसने उसे देखा और काफी देर बाद उसने धीरे से पुकारा, वुतुयेन। सुनसान बगीचे में, ताड़ के पेड़ों की छाया में, गर्मी की गर्म हवा पेड़ों की चोटियों से गुजर रही थी। फूल बारिश की तरह गिर रहे थे। गुलाबी गुलाब उन दोनों को ढक रहे थे, रेशम और स्त्री केसर की तरह, जिन्हें झाड़ना असंभव था। होआंग तुहा फूलों से लदा हुआ था, चुपचाप उसे देख रहा था, उस जवानी के दिनों को देख रहा था जो हमेशा के लिए बीत चुका था। राजकुमारी ने मुझे महल में 2 मामलों की जांच करने के लिए कहा। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें दूरी से भरी थीं, फिर भी पास, फिर भी दूर, अस्पष्ट रूप से उदासी का एक निशान देख रही थी। एक लंबी चुप्पी के बाद आखिरकार उसने अपने दांत पीस लिए और हल्के से मुस्कुराया, बुरा नहीं है। अपने पूरे परिवार को मारने के बाद आप अभी भी एक ऊंचे पेड़ की छाया पर निर्भर हैं और हजारों लोगों का समर्थन प्राप्त है। मैं राजकुमारी के महल में मामला निपटाकर थुक के पास लौट आऊंगा। अपने सीने में उठने वाली कड़वाहट को दबाते हुए उसने बताया, राजा क्वे मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गए हैं। कुछ दिनों में मैं अपने परिवार के मामले को फिर से खोलने के लिए वापस आऊंगी। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। तुम वापस आओगी? क्यों नहीं? मुझे न केवल अन्याय को खत्म करना है, बल्कि मुझे परिवार के खूनी मामले की भी जांच करनी है। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस की। वह अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाई। उसने बहुत देर तक भारी सांस ली और फिर अपने दिल की हर बात को स्पष्ट रूप से कहा। हर शब्द आंसुओं से भरा हुआ था। मैं उस हत्यारे को अपने हाथों से अवश्य पकड़ूंगी और अपने परिवार का बदला लूंगी। उससे एक झांग दूर खड़े होकर वुतुयेन होआंग तुहा को घूर रहा था, उसकी प्रतिज्ञा सुन रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। लेकिन एक पल के लिए वह अभी भी उसके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी आंखें नीची कर लीं, धीरे से एक कदम पीछे हट गया और धीरे से कहा, तुमने पहले अपने पूरे परिवार को मार डाला था, सबूत ठोस हैं। मैं नहीं जानता कि मुझे अब तुम पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। उसी क्षण होआंग तुहा का दिल धड़कना बंद हो गया। खूबसूरत नजारा, चारों तरफ बारिश की तरह गिरते फूल, पलक झपकते ही सब भ्रम बन गए। लेकिन सामने खड़े होकर उन बेरहम शब्दों को सुनकर ठंड से कांपते पूरे शरीर के बावजूद होआंग तुहा अचानक मुस्कुरा उठा। फूल खिले और फिर झड़ गए, बारिश की तरह लहराते हुए। वह फूलों की बारिश के बीच खड़ी थी, उसे देख रही थी, बिल्कुल उस साल की तरह मुस्कुरा रही थी। मैंने केवल उसे हंसते हुए और यह कहते हुए सुना, चिंता मत करो वुतुयेन, मैं अपराधी को घसीट कर तुम्हें दिखाऊंगा। अब तक मैंने जितने भी मामले देखे हैं
उनमें से कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसे मैं सुलझा न सका हो, और इस बार तो मैं अपनी जान की बाजी लगा रहा हूँ। फिर वह मुड़ी और सीधे आगे बढ़ी। चिनार के पेड़ों की परतों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह तेजी से और तेजी से चलती रही, जब तक कि वह लगभग पागलों की तरह भागती हुई, वो तुयन से बहुत दूर भागती हुई, बिना पीछे देखे। जब वह चिनार के जंगल से बाहर निकली, तभी वह रुकी और आश्चर्य से ऊपर देखने लगी। अपने सिर के ऊपर बिखरे हुए पत्तों के बीच से उसने उसे धीरे धीरे ऊंचे मंच पर चढ़ते हुए देखा। हवा से उसका लबादा उड़ रहा था, जो किसी परी की तरह फड़फड़ा रहा था। वह बेपरवाह और बेलगाम व्यवहार न तो कल्पना करना असंभव है, न ही वर्णन करना। आखिर क्या उसे इस पुनर्मिलन की जरा भी चिंता है? उसने उससे नजरें हटा ली और अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखने लगी। नीला आकाश सिर पर फैला हुआ था, जो चकाचौंध कर देने वाला था। उसकी आंखों में भरे गर्म आंसू आखिरकार बह निकले।